नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। आज हम बात करेंगे जनहित में यूपी निकाय चुनाव को लेकर। यूपी निकाय चुनाव में फिर पेच फंसता नजर आ रहा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पिछड़ा वर्ग आयोग की पूरी रिपोर्ट कोर्ट में तलब की गई। गुरुवार को हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की जिरह सुनी और आपको बता दें कि निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई हुई। जस्टिस राजन राय और मनीष कुमार की बेंच ने सुनवाई की। अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर अहम सुनवाई की। लखीमपुर खीरी के विकास अग्रवाल ने याचिका दाखिल की है। निघासन की सीट को आरक्षित किए जाने को लेकर चुनौती दी गई। प्रस्तावित कोर्ट में ये सीट ओबीसी है और याची के वकील गौरव मेहरोत्रा ने दलील दी है कि डेडिकेटेड ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक ही नहीं की गई और आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 अप्रैल तय कर दी गई है, जिस पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट के मुताबिक ओबीसी कोटा तय करने के लिए बने डेडिकेटेड कमीशन की रिपोर्ट तलब की। कोर्ट ने रिपोर्ट गुरुवार को पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई भी आज ही होगी और आज ये आदेश जस्टिस राजन रॉय व जस्टिस मनीष कुमार की बेंच ने विकास अग्रवाल की ओर दाखिल याचिका पर पारित किया है। सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता कुलदीप पति त्रिपाठी ने कहा है कि याची ने पिछड़ा वर्ग की सूची प्राप्त करने के लिए किसी अधिकारी से संपर्क नहीं कराया है, पर याची ने कोर्ट को बताया कि कई बार जिलाधिकारी कार्यालय में अनुरोध किया जा चुका है, लेकिन उसे सूची उपलब्ध नहीं कराई गई। अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद योगी सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन किया था। कुछ दिन पहले आयोग ने आरक्षण को लेकर अपनी रिपोर्ट शीर्ष अदालत में पेश की थी, जिसे मंजूरी मिल गई। आपको बता दें कि 17 महापालिका, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायतों पर चुनाव होने हैं। 2017 के मुकाबले 2023 में 96 लाख से ज्यादा वोटर बढ़ गए हैं। 100 से अधिक पंचायतें बढ़ी हैं और इस बार प्रस्तावित आरक्षण के तहत 205 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व रखी गई हैं। चुनाव दिसंबर में होने थे। निकायों का कार्यकाल 12 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच खत्म हो चुका है। तो यूपी नगर निकाय चुनाव, 100 से अधिक पंचायतें बढ़ी। सात 762 नगरीय निकायों पर चुनाव होने हैं। और निकाय चुनाव को लेकर जो पेच फंसता नजर आ रहा है, इसी को लेकर आज हम जनहित में चर्चा करेंगे और दर्शकों की राय भी इस मसले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। कानपुर अधिवक्ता करीम अहमद जुड़े हुए हैं, साथ ही संवाददाता जुड़े हुए हैं दिल्ली से प्रवीण।
करीम अहमद जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यूपी निकाय चुनाव को लेकर जो पेच फंसता नजर आ रहा है, हाई कोर्ट ने आयोग की रिपोर्ट मांगी है, तो इस फैसले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जो हाई कोर्ट में हुआ क्या था कि अभी किसी निकाह के एक अधिसूचना को चैलेंज किया गया था, जिसमें समर्पित पिछड़ा आयोग जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गठित किया था सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद, तो उस पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट पे जो आपत्तियां मांगी गई थी हाई कोर्ट के द्वारा, तो उसको चैलेंज किया गया था कि भाई वो जो रिपोर्ट है पिछड़ा आयोग की, वो पब्लिक डोमेन में है ही नहीं। जब पब्लिक डोमेन में वो रिपोर्ट है नहीं, तो हम उसका आपत्ति क्या लगाएं जब हमें पता ही नहीं है। तो उसकी आज तारीख लगी हुई थी जी। तो आज उसमें रिपोर्ट लगी कि नहीं लगी, अभी तक इस बात की जानकारी नहीं आई है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में 2021 में एक केस आया था, किशन गौली बनाम महाराष्ट्र राज्य। उसमें ट्रिपल टेस्ट की बात कही गई थी, और मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं कि ट्रिपल टेस्ट एक्चुअली होता क्या है। ट्रिपल टेस्ट में तीन, जैसा कि ट्रिपल वर्ड से ही डिस्क्लोज हो रहा है कि तीन मुख्य बातें होती हैं। पहली बात तो ये होती है कि ऐसे निकायों का पता लगाना जिनकी प्रकृति पिछड़ेपन की है, उसके लिए समर्पित आयोग का गठन करना। दूसरी बात ये होती है कि आयोग की सिफारिशों की रोशनी में जितने भी निकाय हैं, उसमें किस निकाय में किस वर्ग का कितना आरक्षण होगा, उसका डिक्लेरेशन पहले से कर देना। तीसरी बात ये होती है कि एससी, एसटी और ओबीसी इन सबका मिला के जो रिजर्वेशन होगा वो 50% से ज्यादा नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो दोबारा अभी अधिसूचना जारी की, उस दोबारा वाली अधिसूचना में ये तो कहा कि हमने समर्पित पिछड़ा आयोग का गठन कर दिया है। तो उसी समर्पित पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने पेश करने के लिए कहा था, और जिस पार्टी ने रिट फाइल की थी उसको इसकी आपत्ति पेश करने के लिए कहा था। तो चूंकि रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में थी नहीं, इसलिए उसकी आपत्ति पेश हो नहीं पाई है। अब आगे देखते हैं क्या होगा। ये ओवरऑल पूरे स्टेट के लिए नहीं था, ये विकास अग्रवाल थे कोई, उन्होंने निघासन नगर पंचायत में आरक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 मार्च 2023 को एक अधिसूचना जारी की। तो सिर्फ उस अधिसूचना को चैलेंज किया गया है जो अभी लेटेस्ट, जिसपे आज डेट लगी थी, निघासन नगर पंचायत है। तो उसके जो अधिसूचना 30 अप्रैल 23 को जारी हुई थी विकास अग्रवाल के द्वारा, उसको चैलेंज किया गया है। वो जो पहली रिट थी जिसमें हाईकोर्ट ने पहले स्टे किया, वो तो 93 लोगों के द्वारा दाखिल की गई थी। अलग अलग कुछ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी, कुछ जनरल रिट थी। उन सारी 93 रिट्स को हाईकोर्ट ने एक साथ सुना था। सुनने के बाद फिर कहा बिना ओबीसी के ऑर्डर के आप अधिसूचना जारी करो। उसके खिलाफ हाईकोर्ट चली गई यूपी, सुप्रीम कोर्ट चली गई उत्तर प्रदेश सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पिछड़ा आयोग का गठन करके इसके बाद कराओ। ये सारी चीजें रही। बिल्कुल, तो ये मामला है। बिल्कुल। अब आगे क्या कुछ इसमें फैसला आता है? इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। हाईकोर्ट में निकाय चुनाव में आरक्षण मामले में सुनवाई हुई। याची को इलाके की कमीशन रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। तो कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में लाने की बात कही गई है। 4 दिन में आयोग की रिपोर्ट वेबसाइट पर भी अपलोड की जाए। हाईकोर्ट में निकाय चुनाव में आरक्षण मामले पर सुनवाई, और सुनवाई के बाद कहा गया है कि कमीशन रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं। पब्लिक डोमेन में लाने की बात कही गई है। तो यूपी निकाय चुनाव को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता रघुनंदन भदौरिया भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। निकाय चुनाव को लेकर अगर देखा जाए, यूपी निकाय चुनाव की डोर अब आरक्षण पर आकर अटक गई है।
अभी बड़ी खबर, कमीशन जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक डोमेन में पेश करने को कहा गया है। करीम जी देखिए, यही जो दूसरे पक्ष से जिससे की रिपोर्ट मांगी गई थी, उनका यही मेन ऑब्जेक्शन था कि भाई हम इसमें आपत्ति क्या दें जब हमारे पास रिपोर्ट ही नहीं है। होता क्या है, देखिए, कोई भी अभी सुप्रीम कोर्ट में अक्सर आपने कई केसेस की सुनवाई के दौरान ये सुना होगा कि सरकार के द्वारा सीलबंद लिफाफे में कोई भी रिपोर्ट पेश की जाती है। चीफ जस्टिस महोदय ने कहा कि भाई दूसरे पक्ष को कॉपी दीजिए। जब तक आप कोर्ट में, होता क्या है कि जब तक कोर्ट में कोई चीज दाखिल की जाती है तो एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि उसकी एक कॉपी दूसरे पक्ष को दी जाए, तब दूसरा पक्ष उसकी आपत्ति दाखिल करे। आपत्ति दाखिल करना है या नहीं करना है वो लिखित में कोर्ट में दे। तो जो समर्पित पिछड़ा आयोग बनाया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और समर्पित पिछड़ा आयोग बना करके जो दोबारा अधिसूचना जारी की गई सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में, उस समर्पित पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में आना चाहिए था। वो नहीं आई। तो अभी जैसा बता रही हैं, लेटेस्ट जो खबर है कि हाईकोर्ट ने कहा कि उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए, उसकी कॉपी उसको उपलब्ध कराया जाए। जो विकास अग्रवाल के द्वारा अभी रिट दाखिल की गई है, इसके बाद वो अपनी आपत्ति दाखिल करें। बिल्कुल। हमारे साथ रघुनंदन भदौरिया भी जुड़ चुके हैं। चलिए, आपसे कुछ ही देर बाद अगर जुड़ते हैं तो जरूर उनके पास जाएंगे। हमारे संवाददाता प्रवीण जुड़े हुए हैं दिल्ली से। प्रवीण, आपके पास आएंगे। अब जो यूपी निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर जो सुनवाई, और इसके बाद जो ये हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का जो आदेश निकल कर सामने आया है कि इसे पब्लिक डोमेन में रखा जाए, तो क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? अनम्यूट करिएगा प्रवीण। जी, आवाज आ रही है? जी, मिल पा रही है। जी, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से हाई कोर्ट ने इसको कहा गया है कि इस डोमेन को 4 दिन के अंदर अंदर पब्लिश करने के आदेश दिए गए हैं, और उसको जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको ये भी कहा गया है कि 4 दिन के अंदर उसको पब्लिश किया जाए, उसको डोमेन में लाया जाए। तो डोमेन में लाने का मतलब ये है कि उसको जितने भी पिछड़े आयोग के लोग हैं, जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उसको देखें, उसको पढ़ें, उसको समझें, और उसी के साथ साथ उन जो नीतियां उनमें बनाई गई हैं उस पे उसको अमल किया जाए। तो इसलिए ये पिछड़े वर्ग के आयोग और 4 दिन की जो बात कही गई है वो इसलिए कही गई है। जी, बिल्कुल। साथ ही आपके पास आएंगे करीम जी। अगर देखा जाए, वेबसाइट पर भी अपलोड करने के लिए कहा गया है इस रिपोर्ट को। जी, हाँ, बिल्कुल भाई। कोई ऐसी रिपोर्ट जिसके बेसिस पे इलेक्शन का, चुनाव का रिजर्वेशन जारी होना है, तो वो कोई गोपनीय डॉक्यूमेंट नहीं है। उसको वेबसाइट पे रहना चाहिए, पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। देखिए, मैं आपको इस पूरा मामला जो बताऊं, शुरू कहां से हुआ ये कि सबसे पहले क्या हुआ कि प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर दी। उस अधिसूचना में 4 जिलों में मेयर की जो सीट थी उसको ओबीसी के लिए रिजर्व कर दिया। इस अधिसूचना के खिलाफ सबसे पहले वैभव पांडे, फिर तुषार मालवीय, फिर हरिकेश गौतम, इस प्रकार से 93 रिट हाईकोर्ट इलाहाबाद में दाखिल होती है। उन 93 रिट्स की एक साथ सुनवाई होती है। एक बहुत बड़ी बात थी कि 93 रिट्स की एक साथ हाईकोर्ट के द्वारा सुनवाई होती है, और 27 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को यह निर्देश देता है कि बिना ओबीसी आरक्षण के अधिसूचना तत्काल जारी करें। बिना ओबीसी आरक्षण का मतलब कि अध्यक्षों की सूची जो होगी, सीटें होगी, अध्यक्षों की सीटों की सूची, वो एससी एसटी रिजर्वेशन को छोड़ के बाकी सब जनरल होगी। इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट के स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाती है। हाईकोर्ट ने कुछ और डायरेक्शन दिए थे कि इसमें ट्रांसजेंडरों को भी शामिल करने के बारे में सोचा जाए जी। संवैधानिक प्रावधानों की रोशनी में महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन के बारे में सोचा जाए। ये भी कुछ एडिशनल डायरेक्शन हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए थे, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है। हालांकि ये उत्तर प्रदेश सरकार का जो अधिसूचना थी वो सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं ट्रिपल टेस्ट की, उसको पूरा नहीं कर रही थी। फिर भी जब सुप्रीम कोर्ट जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को तो रोक दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी कोटे के साथ
जल्दी से जल्दी अधिसूचना, यहां तक कि 2 दिनों के अंदर अधिसूचना जारी करने के लिए निर्देश दिया ओबीसी कोटे के साथ। जी। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि ओबीसी कोटे के साथ 2 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार अधिसूचना जारी करे, तब सरकार ने समर्पित ओबीसी आयोग बनाया, एक 6 सदस्यीय कमेटी के रूप में। उस समर्पित ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, लेकिन ये समय बहुत कम नहीं था करीम जी। बिल्कुल कम था, सारी चीजों के लिए कम था। ये तैयारी, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी बातें, ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं जी, ये सारी बातें सरकार को पता थी। ये जो गौली का केस था 2021 का था, और उसके पहले भी कुछ केसेस हुए हैं जिसमें ट्रिपल टेस्ट की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई थी। तो ये सब कुछ पहले से पता था, लेकिन जानबूझ के कुछ चीजों को ऐसा छोड़ा जाता है जिससे कि वो कोर्ट में अटक जाए। अक्सर होता क्या है कि अगर हम वैकेंसीज की बात देख लें पिछले 10 सालों में, तो 90% वैकेंसीज का या तो रिजल्ट हाईकोर्ट ने रोक दिया है, या तो परीक्षा के बाद, नोटिफिकेशन के बाद उसकी परीक्षा हाईकोर्ट ने रोक दी है, क्योंकि कुछ कमियां या तो नियमावली से संबंधित, रूल एंड रेगुलेशन से संबंधित कुछ ऐसी कमी कर दी जाती है जिसको लेकर के कोर्ट उसको रोक दे। तो जब आपको मालूम था कि हमारी अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस की रोशनी में ट्रिपल टेस्ट को पूरी करती हुई होना चाहिए, तो ये आप पहले ही कर देते। तो इससे कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर भी सवाल उठते हैं। बिल्कुल, कि जब आपको पहले से मालूम है, सारी चीजें ओपन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ओपन है रिजर्वेशन के संबंध में, ओबीसी कोटे के संबंध में, तो आपने उस कोटे को पहले क्यों नहीं पूरा किया? ट्रिपल टेस्ट गाइडलाइंस को पहले क्यों नहीं पूरा किया? तो ये सवाल तो बनते हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आरक्षण को लेकर खींचतान मची हुई है तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे चल। ब्रेक से वापस आ रहे हैं दर्शक। निकाय चुनाव को लेकर अपनी राय भी साझा कर सकते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता रघुनंदन भदौरिया भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रघुनंदन जी, आपके पास ही आएंगे। आरक्षण को लेकर यूपी निकाय चुनाव में जो आरक्षण की डोर है वो ओबीसी पर आकर अटक गई है, आखिर ऐसा क्यों? ये पेच इतना उलझा हुआ क्यों नजर आ रहा है? देखिए, सरकार की मंशा ठीक है। सरकार लगातार आरक्षण को लेकर कार्य किया और व्यवस्थित व्यवस्था करता है, और हमें ऐसा लगता है कि जो ये पेच आ रहा है, इस पेच में न तो कहीं सरकार का, न कहीं सरकार की मंशा है। सरकार की मंशा 100% चुनाव की है, वो हम लोग लगा दिए गए हैं, और कतई बिल्कुल ये नहीं है कि सरकार चाहती नहीं। हमारी सरकार चुनाव चाहती है, ओबीसी के साथ है। ओबीसी जो प्रोपोगंडा विपक्ष के लोग चिल्ला रहे थे, उनको ये लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण रूप से तैयार है, और उनका खोखला जो अपनी बयानबाजी थी वो समाप्त हो गई कि ओबीसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है, भाजपा चुनाव नहीं करवाना चाहती है, भाजपा उनका नुकसान चाहती है। तो संपूर्ण रूप से पूरे प्रदेश में 17 निगमों में जहां जहां मेयर थे, उनका पूरा सही ढंग से पूरा व्यवस्थित होके, और जो भी ओबीसी को और सबको जो भी मिलना था, सारे मेयरों की व्यवस्थित व्यवस्था करके आप सबके माध्यम से पूरे न्यूज में लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से तैयारी के साथ और सही ढंग से निर्णय लिया है, जिसमें कहीं भी ओबीसी का कोई भी घाटा नहीं है, कोई मतलब नहीं। ओबीसी हमारी शान है और हमारा सम्मान है। चलिए, ये तो आपने साफ कर दिया कि सरकार की मंशा जो है वो साफ सुथरी है, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर खींचतान मची हुई है, जिसकी वजह से अब यूपी निकाय चुनाव में पेच फंसता नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, प्रवीण आपके पास आएंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या आपने जमीनी हकीकत टटोलने की कोशिश की, प्रतिक्रियाएं लेने की कोशिश की? आखिर इतना ये क्यों पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है? ओबीसी अगर वर्ग की बात करें तो क्या कुछ निकाय चुनाव को लेकर प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं?
जी मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से निकाय चुनाव का जो मुद्दा है उसमें कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है या जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जो जमीनी स्तर पर हमने चेक किया वो पिछड़ा वर्ग बीजेपी को सपोर्ट ही नहीं करना चाहता है। पिछड़ा वर्ग सिर्फ उन लोगों को सपोर्ट करना चाहता है जिन लोगों ने पिछड़े वर्ग के लिए काम किया है, जो ओबीसी के लिए काम कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में देखने को ये मिल रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो ओबीसी के लोगों की तरफ देख ही नहीं रही है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि जब हमने निचले स्तर पर जांच की तो जब पता लगा कि लोग दूसरी पार्टियों की तरफ क्यों भाग रहे हैं, दूसरी पार्टियों की तरफ भागने का रीजन सिर्फ इतना है कि ओबीसी जितना भी है वो सब पिछड़ा वर्ग है। और दूसरी चीज ये कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में लेना चाहती है जो लोग जनरल कोटे के हैं। आप देखिए कहीं भी आप बीजेपी के अंदर देख लीजिए, यूपी के अंदर देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, कहीं भी पिछड़े वर्ग का कोई भी सांसद या कोई भी आपको एमएलए बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि निचले स्तर की जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग बीजेपी छोड़ने की कगार पर है। जी आपके पास आएंगे करीम जी। हालांकि रघुनंदन भदौरिया जी कह रहे हैं कि सरकार की मंशा पूरी तरीके से साफ नजर आ रही है। अगर मंशा साफ है तो स्थिति भी साफ होनी चाहिए, बिना किसी खींचतान के ये यूपी निकाय चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। ये जिला हाई कोर्ट में और अपना अपना तर्क बहस ये सारी स्थितियां नहीं बननी चाहिए। जी देखिए, मैं फैक्चुअल बात करूंगा जी। फैक्ट ये है कि 5 दिसंबर 22 को उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव की पहली अधिसूचना जारी की जी, जिसमें ओबीसी के लिए पूरे स्टेट में 4 मेयर सीटें आरक्षित करने के बाद ये सूचना जारी की कि हम सिर्फ 4 मेयर की सीटें हैं जो ओबीसी के लिए हैं। उस समय क्या इनको पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ट्रिपल टेस्ट क्या है? अगर इनको पता था, पर निश्चित रूप से पता होगा, ये तो नहीं कहा जा सकता कि पता नहीं था। तो 5 दिसंबर 2022 की अधिसूचना में आपने समर्पित पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं ली? आपने ट्रिपल टेस्ट को क्यों नहीं लिया? तो सिर्फ ये कह देना कि मंशा थी, इससे काम नहीं चलता ना। फैक्ट तो बिल्कुल। रघुनंदन जी ध्यान से सुनिएगा, इस बात का जवाब दीजिएगा जी। 2022 को जो अधिसूचना जारी की उसमें आपने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमने समर्पित पिछड़ा आयोग का गठन कर दिया है। 5 दिसंबर 2022 की अधिसूचना से पहले तक किसी भी समर्पित पिछड़ा आयोग का गठन नहीं किया गया था। मैं आपको फिर बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का केस है किशन गौली बनाम महाराष्ट्र राज्य 2021 का, उसमें स्पष्ट तौर से कहा गया है कि जितने भी शहरी निकाय चुनाव होंगे उनमें ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करेगा। और ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया के लिए मैंने 3 बातें बताई थी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार। वो 3 बातें मैं फिर दोहरा रहा हूं कि पहली बात यह है कि स्थानीय निकायों के पिछड़ापन की प्रकृति और उनके प्रभाव की गंभीर जानकारी के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। स्थानीय निकायों में आरक्षण कितना है पहले से डिक्लेयर कर दिया जाएगा आयोग की सिफारिश के अनुसार, और ये टोटल आरक्षण एससी एसटी और ओबीसी 50% से ज्यादा नहीं होगा। तो अगर आपकी मंशा बिल्कुल साफ थी तो आपको पहले समर्पित पिछड़ा आयोग, डेडिकेटेड बैकवर्ड कमीशन पहले आपको अपॉइंट करना चाहिए था। उसकी रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए था। उसकी रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट की जो 3 दिशा निर्देश हैं, इन तीनों दिशा निर्देशों को पूरा करते हुए अधिसूचना जारी कर देते, हो सकता है आज तक चुनाव भी हो गए होते। बिल्कुल है, ये इतना ये स्थिति नहीं बनती और इजीली जो यूपी निकाय चुनाव है वो जो निर्धारित डेट पर हो सकते थे। लेकिन मंशा यहाँ पर सरकार की जो है वो साफ होती नजर नहीं आ रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार यूपी निकाय चुनाव को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। रघुनंदन जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो ये जो स्थिति नजर आ रही है यूपी निकाय चुनाव पर, जो पेच फंसता नजर आ रहा है, ये देन बीजेपी की है, क्योंकि ओबीसी और पिछड़े वर्ग की जो रुझान या झुकाव जो कहा जाए वो बीजेपी की तरफ नजर नहीं आ रहा है। हमारे संवाददाता ने जमीनी हकीकत को भी टटोला है। रघुनंदन जी, देखिए, मैं इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने पिछड़ा आयोग का गठन किया, समुचित सम्मान दिया और उसके आधार पे काम होने लगे। किसी सरकार ने नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी। तो फिर ये स्थिति क्यों से फिर ये स्थिति क्यों आ रही है? ये स्थिति की मैं बहुत वजह बता दीजिए। नहीं, हमारी सरकार ने पूरी तरह से नगर निकाय के जो चुनाव थे उनको ओबीसी के आधार पर, सारे निर्णयों के आधार पर निश्चित कर दिया गया। ओबीसी तो रघुनंदन जी, ओबीसी तो कह रहा है कि आप अनदेखी कर रहे हैं। अरे भाई, ओबीसी, भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे ओबीसी के नेता हैं, जिस तरह से हमने सम्मान दिया है, आप सबको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ओबीसी ही नहीं, हर जातियों का, हर वर्गों का सम्मान करती है। बाकी में तो नेता ओबीसी के कहलाते हैं, लेकिन परिवार होता है। एक ही परिवार का प्रधानमंत्री अगर मौका मिले बनेगा, एक ही का मुख्यमंत्री बनेगा, एक ही का अध्यक्ष बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, एक ही का सब होगा। केवल भारतीय जनता पार्टी है जो मुख्यमंत्री भी बनाती है, प्रधानमंत्री भी बनाती है और पूरी तरह से अन्य पदों पर ओबीसी को सृजन करती है। ये भारतीय जनता पार्टी है और ये कहीं न कहीं विपक्षियों की चाल है, जिस तरह से ये ऐसा मतलब कहीं न कहीं पेच फंसा रहे। हमारी सरकार पूरी तरह से चुनाव कराने को तटस्थ है और हम सब पूरी तरह से व्यवस्थित व्यवस्था में लगे हैं, बूथ लगे हैं और काम कर रहे हैं। चलिए, विपक्ष ये पेच फंसाने का काम कर रहा है। करीम जी, आपको यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत बारीकियों के साथ आप बता भी रहे हैं, क्योंकि अधिवक्ता हैं, आपको बहुत अच्छी जानकारी है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नजर आ रहा है? क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। नहीं सोनी जी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि मैं बताऊं कि जितनी भी ये 93 रिट्स दाखिल की गई हाई कोर्ट में जी, पहली अधिसूचना के खिलाफ, ये सब ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा दाखिल की गई थी। जी, ज्यादातर जो लोग थे वो ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस के थे, कुछ इंडिविजुअल थे। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं किया गया है। अब ये एक राजनीतिक स्टेटमेंट है, राजनीतिक बातें हैं जो भदौरिया जी कह रहे हैं, उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरी है जी। लेकिन इस बात का जवाब उनके पास नहीं है कि 5 दिसंबर 2022 को जब पहली अधिसूचना उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की, तो उससे पहले किसी आयोग का गठन किया गया क्या? इस बात का जवाब नहीं। बिल्कुल, इसके पहले कर दिया जाना चाहिए था। रघुनंदन जी, इस बात का जवाब देंगे क्या? क्योंकि ये सवाल भी बेहद अहम है। वक्त के साथ भाजपा पूरी तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करती है और लेती है। आपको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं का सम्मान, व्यापारियों का सम्मान, गरीबों का सम्मान, महिलाओं के लिए शौचालय, गरीबों के लिए व्यवस्थित दवाई, ये तो योजनाएं हैं, ये तो योजनाएं हैं, योजनाएं गिना रहे हैं। रघुनंदन जी, सवाल ये था कि क्या पिछड़ा आयोग का गठन 5 दिसंबर 2022 से पहले किया क्या? सवाल ये था, करना चाहिए था। मैं इतना जानता हूँ, हमारी सरकार सजग है, हमारी सरकार ओबीसी के साथ है। गठन जब किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब आपकी सरकार ने गठन किया है और ओबीसी का 70 नहीं 80% वोट भारतीय जनता पार्टी के पास है और ये विपक्ष डर रहा है और विपक्ष को ये मालूम हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया, आज प्रधानमंत्री, आज हमारे यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष और जगह जगह पे हमारे जो मुख्यमंत्री हैं ज्यादातर ओबीसी के हैं।
आप नहीं, दुनिया जान चुकी है, जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ओबीसी की है और ओबीसी के लिए काम कर रही है। और ये जो जिन्होंने आपत्तियां लगाई हैं, ऐसा नहीं है कि केवल पार्टी आपत्ति, पार्टी के लोग होते हैं। चलिए रघुनंदन जी जरा सवाल सुन लीजिए। करीम जी सवाल। अगर ये ट्रिपल ट्रस्ट की शर्तों को 5 दिसंबर अधिसूचना जारी करने से पहले पूरा कर देते, जो कि मैंडेटरी थी, तो कुछ गुंजाइश ही नहीं थी किसी तरीके की ऑब्जेक्शन की। अरे अब तो पूरा किया, अब तो मानो कि आयोग अभी भी पूरा नहीं किया आपने, सिर्फ एक शर्त पूरी की, 2 अभी भी बाकी हैं। अरे भैया 2 बाकी, वो भी हो जाएंगे। देश आजाद हुआ था, कितने दिन लगे थे? कहीं सरदार भगत सिंह मर रहे थे। अरे भाई अब आजाद हो चुका है, आप कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं भाई? अरे भाई ये तो अधिसूचना जारी होने से पहले के काम थे। पार्टी एक काम कर रही है, आप बताइए दूसरी पार्टियां कौन काम कर रही हैं? ये अधिसूचना जारी होने से पहले के काम थे भाई। बिल्कुल, इतनी लेट लतीफी क्यों? अधिसूचना जारी होने से पहले ये देखिए, बिल्कुल इससे फिर राजनीतिक स्टेटमेंट देते हैं, फैक्चुअल कोई तथ्य इनके पास है नहीं। हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने, हमारे संगठन ने काम किया है। अधिसूचना जारी करने से पहले जो कानूनी चीजें पूरी करनी चाहिए थी, अगर वो पूरी कर देते तो चुनाव हो चुका होता। अरे भाई अब तो हो गया है, तो यही बात तो आपकी मंशा पे परेशान है। अब इसलिए परेशान है कि पहले कह रहे थे किया नहीं, और जब कर दिया अभी भी बाकी है ना रघुनंदन जी, तो सवाल तो उठाएंगे। भाई जीवन की कुछ ऐसी चीजें आप प्रवक्ता अच्छे हैं। अरे बहन जी ऐसा नहीं है, संपूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी और आप भी भारतीय जनता पार्टी का सम्मान कर रही हैं, चाहे देश के मोदी हो और चाहे प्रदेश के योगी हो। आज हर आदमी बुलडोजर की बात करने लगता है। भाई कौन से ऐसे सही व्यक्ति का घर गिरा दिया गया है? कौन से सही व्यक्ति? बुलडोजर की बात नहीं कर रहे रघुनंदन जी मुद्दे पर रहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूपी निकाय चुनाव को लेकर, तो हम इसी पर रहें तो बेहतर होगा रघुनंदन जी। ऐसे तो बहुत सारे मसले हैं जिन पर समय कम पड़ जाएगा बातचीत करने के लिए। प्रवीण जी आपके पास आएंगे। जैसा कि एक लेट लतीफ़ी तो देखी गई कानूनी प्रक्रिया में, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश भी सामने आ गया है कि वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी ये आयोग की रिपोर्ट। 4 दिन का समय भी दिया गया है, तो क्या कुछ स्थिति नजर आने वाली है? देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अधिवक्ता ने अभी बताया कि अभी एक भी जो 3 शर्तें बताई गई थी, 3 शर्तें रखी गई हैं, जिसमें से एक ही पूरी हुई है और 2 शर्तें हो जाएंगी। और जिस तरीके से निकाय चुनाव को टलवाया जा रहा है, उस तरीके से दिल्ली में ऐसी चीजें हो चुकी हैं। जब भी निगम पार्षद का चुनाव होना होता था तो उसको टाल के 6 महीने आगे बढ़ा दिया जाता था। एक बार नहीं 2 बार ऐसी चीजें हुई हैं दिल्ली के अंदर भी कि यह चुनाव अब नहीं होगा, 6 महीने बाद होगा। तो वही स्थिति यूपी के अंदर भी हो रही है कि चुनाव की जो टाइमिंग है, जो चुनाव के दिन है, वो टाल दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो केंद्र सरकार है वो अब अभी अधिवक्ता, बीजेपी अधिवक्ता जी ने ये कहा कि जो दूसरी पार्टियां हैं, नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे सज्जन की बात कर रहा हूँ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि दूसरी जो पार्टियां हैं वो डर रही हैं। तो क्या डर दिल्ली में भी लग रहा था उनको? क्या डर उन्हें राजस्थान में भी लग रहा था? तो लेकिन जो दूसरी पार्टियां यहाँ दिल्ली में डर रही हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ कहाँ गए, कहाँ से आए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। तो उसी तरीके से इस चुनाव को भी टालने की कोशिश कहीं ना कहीं बिल्कुल दिल्ली में भी अगर देखा जाए आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी के बीच एक रार की स्थिति देखने को मिली थी मेयर को लेकर। एक प्रेम दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रेम जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। नमस्कार मैम जी नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ कि शायद आपको ध्यान हो तो आप ही के चैनल पर ये इस चीज का मुद्दा उठा था, तो आप ही के संवाददाता या वहाँ बैठे पैनल वालों ने कहा था कि आपकी राय में निकाय चुनाव का क्या होगा। तो उन्होंने कहा था ये अप्रैल तक गवर्नमेंट टाल देगी, यूपी गवर्नमेंट इसको अप्रैल तक ले जाएगी। वो अप्रैल आ गया देखिए अभी। माने आप देख लीजिए जो यहाँ की मंशा होती है इस गवर्नमेंट की, जो यूपी में गवर्नमेंट बैठी है वो करके दिखाते हैं। इनका कोई भी क्या है, इनका जोर किस तरह से चलता है, कैसे भी प्रलोभन देते हैं,
जैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं टीवी में, या प्रलोभन देते हैं, या कुछ भी करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, या बुलडोजर चला के ये बताते हैं, वो करते हैं। ये करेंगे, वही करेंगे जो ये इनकी होगी। चाहे बीजेपी के जो नेता बैठे हैं वो अपने पक्ष में बोले, विपक्ष में बोले, ये बोलते हैं कि विपक्ष ने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। अरे अब तो आप करिए। अब आप क्यों कानून से लड़ाई करने के बाद में क्यों नहीं कराना चाहते हैं? क्यों लड़ाई करना चाहते हैं? दिल्ली में किया इन्होंने, हर जगह कर रहे हैं, जहाँ जिसकी सरकार होती है, प्रदेश की सरकार होती है, हरियाणा में भी इन्होंने किया। मान लीजिए करने की चेष्टा करते हैं सब जगह। बिल्कुल प्रेम जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता ओबीसी के रामलोटन निषाद भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रामलोटन जी, आप मुझे लगता है बेहतर अपना पक्ष रख पाएंगे। जिस तरीके से, क्या लगता है आपको कि ओबीसी की अनदेखी की जा रही है? रामलोटन निषाद जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा। जी, आपसे हमारा सवाल था, क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और ओबीसी की क्या अनदेखी की जा रही है? जिस तरीके से स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, यूपी निकाय चुनाव का पेच फंसता नजर आ रहा है, आप अपना पक्ष बेहतर रख पाएंगे? जी देखिए, उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं और ओबीसी को जो है उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के तहत 17% और 80 को 21% आरक्षण की व्यवस्था है। अगर 17 में साफ तौर पर देखा जाए तो ओबीसी एसटी का 50% जो है कि कोटा होता है, जिसके हिसाब से 17 नगर निगम में हमें कम से कम जो है 8 और अग्रेतर दिया जाए तो 9 सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर खुले तौर पर जो है नगर निगम में जो मेयर निर्वाचित होते हैं, इसमें ओबीसी और एसटी के एक एक पद की खुलेआम हकमारी की गई है, जिससे हम अपने को संतुष्ट नहीं पा रहा हूँ। और इसी तरह का मामला हो चाहे नगर पंचायत का मामला हो, उसमें भी ओबीसी एससी के कोटे की हकमारी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ी सफाई से किया है, और जिसकी चर्चा जो है ओबीसी एससी वर्ग में जोरों पर है कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर जो ओबीसी 5 सदस्यीय ओबीसी आयोग गठित किया था, तो उन लोगों ने क्या ऐसी ही रिपोर्ट दिया है? बिल्कुल रघुनंदन जी, इस बात का जवाब दीजिए। हकमारी की गई है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। रघुनंदन जी अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट करिएगा रघुनंदन जी। रघुनंदन जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। अनम्यूट करिएगा सर। अनम्यूट करिएगा रघुनंदन जी, दर्शकों तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है आपकी। चलिए रघुनंदन जी आपके पास आएंगे, क्योंकि हकमारी का आरोप लग रहा है। जी जी रघुनंदन जी, आवाज आ गई। देखिए, एक अच्छा निर्णय हुआ है, वरिष्ठ कमेटी के द्वारा निर्णय हुआ है। 17 में 15 निगम तो भाजपा के पास है, नहीं है, हम क्यों नहीं कराएंगे? अरे जिसके घर में माल है माल, वो क्यों नहीं कराएगा? हम ना हक मारना चाहते हैं, हम ओबीसी को पूरी तरह से सम्मान करते हैं, और उस सम्मान के साथ हमारी पार्टी और संगठन और सरकार पूरा काम करती है। ये लुभावनी बात कर रहे हैं जिससे ओबीसी के कुछ लोग समझ ले कि ये उनके हितैषी हैं। अरे पूछो अखिलेश का परिवार कितना हितैषी है? आप बताओ, उत्तर प्रदेश में मायावती का बनाइए कितने हितैषी हैं? क्या ये किसी को मुख्यमंत्री की घोषणा कर सकते हैं? बताइए आप, इनका परिवार अगर कर सकता हो, बताइए आप। नहीं रघुनंदन जी, उठा देना, एक अच्छे कार्य पे अग्नि उठा देना, इससे काम नहीं चलता है। नेताजी काम करो,
और नाम करो भारतीय जनता पार्टी काम करती है तब नाम होता है। चलिए, यूपी निकाय चुनाव में अब आरक्षण को लेकर जो घमासान की स्थिति नजर आ रही है रघुनंदन जी, तो इससे तो यूपी निकाय चुनाव हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इस पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। हमारी सरकार और संगठन दोनों तैयार हैं और हम दोनों संपूर्ण रूप से तैयार। आज विपक्ष परेशान है कि बची खुची तो ये भी न मान ले जाए, इसलिए कहीं न कहीं इनके लोग उसमें अंदर घुसे हैं और पूरी तरह से ये चाहते हैं कि ऐसा हो जाए जिससे लगे कि भाजपा और भाजपा की सरकार ये ओबीसी को नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ ओबीसी हम गिनती गिनाएंगे तो दर्जनों ऐसे गिना देंगे और इनके यहाँ कोई ऐसा प्रमुख पद नहीं होगा जिसपे ओबीसी बैठा होगा, परिवार का बैठा होगा, सारे उन्हीं के बैठे होंगे जिन लोगों ने अपनी पार्टियां चलाई हैं और रोटियां सेक रहे हैं और जेब भर रहे हैं। अब उनके लोग जेल में जा रहे हैं। अब तो जनता कहने लगी है कि ये समाज पार्टी के नेता 25 रुपए में नौकरी अतीत कर रहे हैं। मैं तो अपने विधानसभा घूमता हूँ, लोग बहन जी वही पंडित उपवन पे कह रहे थे भैया अब अच्छा लग रहा है, अतीत नौकरी करने लगे। करीम जी। जी सोनी जी, अब क्या स्थिति नजर आ रही है? हालांकि अब जो आदेश आया है लखनऊ बेंच का कि वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाए, लेकिन लगता नहीं है कि यूपी निकाय चुनाव बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो सकेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने अभी शुरुआत में भी कहा था कि ये जो अब जिस पे सुनवाई हो रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें जस्टिस राजन राय और जस्टिस मनीष कुमार की बेंच के द्वारा यह सुनवाई की जा रही है, यह पूरे प्रदेश का मामला नहीं है जी। 30 मार्च 23 को एक अधिसूचना जारी होती है निघासन नगर पंचायत के लिए, निघासन नगर पंचायत के रिजर्वेशन के संबंध में। उस अधिसूचना को विकास अग्रवाल द्वारा चुनौती दी जाती है हाई कोर्ट में। तो ये अब जो सुनवाई हो रही है, अब सिर्फ निघासन नगर पंचायत के संबंध में जो रिट दाखिल की गई है उस पे सुनवाई हो रही है जी। बाकी जो शुरुआत में हुआ कि 93 रिटें दाखिल हुई हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने कहा बिना ओबीसी के आप चुनाव कराओ, उसके खिलाफ यूपी गवर्नमेंट गई सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी कोटे के साथ चुनाव कराओ। इसके बाद सरकार बिल्कुल, लेकिन जो ओबीसी आरोप लगा रहा है इसको देखते हुए क्या कहेंगे जी? ये आरोप बिल्कुल सही है। अगर वाकई ओबीसी कोटा जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में जो दिया जाना चाहिए था, अगर वाकई सरकार की ये मंशा होती तो सरकार सबसे पहले एक डेडिकेटेड बैकवर्ड कमीशन अपॉइंट करती, उसकी रिपोर्ट आती, उसकी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आती, आरक्षण उसी हिसाब से वो डिक्लेयर करती जो SC ST OBC 50% के अंदर होता, और ये तीनों शर्तों को, जिसको ट्रिपल टेस्ट बोलते हैं, इन तीनों शर्तों को पूरा करने के बाद प्रॉपर तरीके से ये नोटिफिकेशन जारी करती है इलेक्शन का। बिल्कुल, किसी को कोई कहने का मुद्दा ही नहीं मिलता, कोई बात ही नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं ये कोताही बरती गई है और इसलिए सवाल खड़े जो उत्तर प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये बताया कि हमने 28 दिसंबर 2022 को जो अधिसूचना जारी की है वो समर्पित पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के साथ जारी की है और उस रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट द्वारा मंजूर किया जा चुका है। ये 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा। तो ये जो मौका दिया, ये सरकार की कमियों ने मौका दिया जो कि नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, कमियां जाहिर होती नजर भी आ रही हैं और इसी को लेकर जो पिछड़ा वर्ग है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव को लेकर, आरक्षण को लेकर जो खींचतान मची हुई है उससे सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या यूपी निकाय चुनाव संभव हो पाएगा या नहीं, क्योंकि 30 मार्च की अधिसूचना पर आपत्ति दाखिल करने के लिए 6 अप्रैल की अंतिम यानी कि आज का दिन, आज की तारीख नियत की गई थी और इस पर याचिकाकर्ता ने कहा है कि राजनीतिक तौर पर जिन जातियों को पिछड़ी जाति माना गया है उनकी सूची भी सार्वजनिक नहीं की गई।
इसी को लेकर ये बहस का मुद्दा बन जाता है, क्योंकि आरोप भी लग रहे हैं, सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रवीण हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सूची को सार्वजनिक नहीं किया गया, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और लगातार अगर देखा जाए अनदेखी करने का भी आरोप लगाया जा रहा है, सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ज़मीनी हकीकत जो आपने टटोली, अगर ओबीसी वर्ग की बात करें, SC ST वर्ग की बात करें, तो क्या कुछ निकल कर सामने आ पा रहा है? यहाँ पर हमारे साथ जो निषाद जी भी बैठे हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि हक हथियाने का तो काम बीजेपी ने किया है, हकमारी की है, लेकिन बीजेपी ये बात मान नहीं रही। प्रवीण, देखिए मैं बता दूं आपको कि देखिए मैं बता दूं आपको, अनम्यूट कर दिया। देखिए मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से बीजेपी इस बात को मानने से कतई इंतजार कर रही है कि हमने कोई हकमारी नहीं की है, हम चुनाव करवाने की पूरी तैयारी से है, लेकिन चुनाव तो करवाने की तैयारी से है, तो फिर उसमें डिले क्यों? सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि उसमें उसको डिले क्यों किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हकमारी वाली बात आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि लोगों को, ओबीसी को और SC ST को लगता है कि हमारे हक को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं उनको टालने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए चुनाव की जो डेट है वो आगे बढ़ाई जा रही है। ऐसा ही मामला दिल्ली में भी देखने को मिला था। जब चुनाव यहाँ निगम के चुनाव होने थे तो सीधी सीधी उठाकर तारीख सुनिश्चित करने के बाद भी केंद्र सरकार ने एक बयान जारी किया और चुनाव को 6 महीने आगे टाल दिया। तो जितने भी लोग ओबीसी के, SC ST के थे, उन्होंने उस टाइम पे भी बहुत सारी तैयारियां की थी, लेकिन उनकी वो तैयारियां धरी की धरी रह गई। अब जो हकमारी की बात जो सर ने कही है, तो हकमारी की बात सही कही है उन्होंने कि हकमारी की जा रही है। अगर सरकार काम करना चाहती है, केंद्र सरकार काम करना चाहती है, बीजेपी काम करना चाहती है, तो उसे चुनाव तुरंत ही क्यों नहीं करवाए जाते, क्यों उसको टाला जाता है? बिल्कुल। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि उनको चुनाव तुरंत ही करवा देने चाहिए, जिससे कि सवाल ही ना खड़े हो। 3 चीजें सिर्फ ओबीसी और SC ST ने मांगी है। उन 3 चीजों में से एक चीज उन्होंने दी है। 2 के लिए उन्होंने ये कहा कि जब देश आजाद हुआ था तब कौन सा एक दिन में ही आजाद हो गया था, उसके लिए भी सालों साल जंग लड़नी पड़ी थी। तो क्या आप इस चीज को, उसकी आजादी की तुलना चुनाव से करना चाहते हैं? लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनाव आगे टलता है तो बहुत से लोगों की उम्मीदें भी आगे टल जाती हैं। बिल्कुल सवाल उठना लाजमी हो जाता है। गिरीश शुक्ला जी एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद फाइनल कमेंट रघुनंदन जी आपसे ही लेंगे। गिरीश जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। वे लोगों को अपने ज्ञान नहीं है, कोई क्षमता नहीं है उनके अंदर शासन चलाने की, इसलिए कोर्ट और पुलिस इस देश का शासन चला रही है। नेताओं को जो बड़े पदों पर बैठे उन्हें ज्ञान ही नहीं है, इसलिए रोज समस्याएं कोर्ट की आती हैं, कहीं पुलिस की आती है। ये सब जो हो रहा है ये नेताओं की काबिलियत में कमी है, इसीलिए ये सब हो रहा है। ये सारे फैसले नेताओं को करने चाहिए ठीक से, जो नहीं कर पाते हैं। आए दिन मसले कोर्ट में जाते हैं, पुलिस में रिपोर्टें कराई जा रही हैं। जो राजनीतिक मसले हैं उनके लिए पुलिस में रिपोर्टें कराई जा रही हैं। नेताओं की अकर्मण्यता है, अज्ञानता है और निष्क्रियता है, संवैधानिक में पटे हुए बैठे हुए लोगों की, इसलिए आज देश की हालत है। बिल्कुल गिरीश जी, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। लेकिन यूपी निकाय चुनाव भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो राजनीति लाजमी हो जाती है। रघुनंदन जी, क्योंकि समय बहुत कम है, आखिर ये अब रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रखने की बात कही गई है, तो क्या लगता है अब ये बात पब्लिश होगी, स्थिति साफ हो जाएगी, या तारीखों को आगे बढ़ाने का प्लान चल रहा है? रघुनंदन जी चलिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं जी, मेरी सरकार और मेरा संगठन पूरी तरह से तैयार है। एक एक बूथ पर कार्यकर्ता लगा है। ये जो कह रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती है और संगठन नहीं चाहता है, संगठन और सरकार पूरी तरह से व्यवस्था करते हुए इस चुनाव में कार्य कर रही है। और मेरी सरकार ये अड़बंगा कितना भी डाले कोर्ट में, भारतीय जनता पार्टी नहीं कुछ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लेकिन लेट लतीफी की गई ना अधिसूचना जारी करने में। शुक्रिया, समय कम है,
चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल जरूर खड़ा होता है सरकार की मंशा को लेकर कि आखिर ये स्थिति बनी ही क्यों, इतनी लेट लतीफी की क्यों गई, और ओबीसी आरक्षण को लेकर ये खींचतान मची हुई है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।